आइए हेडिंग डाल लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैट में क्या पढ़ रहे थे हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग पेंडुलम प्रॉब्लम ये सब कर रहे थे, है ना। आओ चलो, इलेक्ट्रिकल फील्ड पढ़ रहे थे हम लोग, शाबाश। इलेक्ट्रिकल फील्ड है कि नहीं? आ जाओ। इलेक्ट्रिकल फील्ड में क्या है कि जैसे एक पेंडुलम प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, है ना। कुछ पेंडुलम प्रॉब्लम करा दिए थे और कुछ का थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे एक छूट गया था, वो देखो तो जरा। जैसे मान लो कि एक सीलिंग है ना, और इस सीलिंग से एक थ्रेड है या रोप है जो भी मान लो, और इस पे एक एम मास का एक ब्लॉक डाल दिए, बैठिए। अब इस पे एक चार्ज हमने क्या कर दिया, क्यू प्लेस कर दिया, है ना। ठीक है। अब देखिए, अब बात क्या है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अभी हम इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या देखे थे कि इधर के इलेक्ट्रिकल फील्ड दिए हुए थे या नीचे की इलेक्ट्रिकल फील्ड हम लोग दिए हुए थे, ऐसे क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके थे। अगर मान लो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड आपको ऐसे दे दे, क्या दे दे, ऐसे, इस डायरेक्शन में। अब आप देखो कि हर एक लाइन के बीच की स्पेसिंग क्या है, सेम है, तो इसके मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा क्या है, सा कांस्टेंट है। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब कह रहे क्या कि इस रोप की लेंथ अगर आपको गिवन है, मान लो कि ये एल है, क्या है, एल है, गिवन है। कह रहे क्या कि फाइंड द टाइम पीरियड, बताओ इसका क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। यही क्वेश्चन आपसे सिंपल पूछ रहा है। कैसे करेंगे साहब, चलो तो देखो, सबसे पहले एबीडी बना लो इसका। तो साहब बेसिकली देखो कि क्या जब इलेक्ट्रिकल फील्ड आ जाएगी तो क्या ये इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, तो नहीं। इक्विलिब्रियम कहाँ मेंटेन करेगा, तो साहब कहीं इधर। क्यों, क्योंकि साहब इस पे एक फोर्स क्या लग रहा है नीचे mg, और इधर की ओर फोर्स क्या लग रहा है साहब Fe। देखो आप क्या करोगे, ये ऐसे एक ब्लॉक ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब नीचे की ओर क्या लग जाएगा, mg, और इधर की ओर क्या लग जाएगा, Fe। F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बोलो कोई दिक्कत, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा क्योंकि Q पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर की ओर है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा, और इस पोजीशन पे आके क्या करेगा, ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, है कि नहीं। हाँ साहब मेंटेन करेगा। अब थोड़ा ध्यान से देखना है, एक फोर्स mg हो गया, दूसरा फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, तीसरा और बताओ, और कोई लगेगा, तो हाँ टेंशन लगेगा, किधर की ओर, तो ऊपर की, बाहर की ओर। ऐसे क्या लग जाएगा साहब, टेंशन, ठीक है। अब तुम सोचो कि टेंशन को बैलेंस कौन कर रहा है साहब, mg और f का रिजल्टेंट फोर्स बैलेंस कर रहा होगा, तो इसका रिजल्टेंट अगर बनाओगे तो इसका रिजल्टेंट निकल जाएगा साहब इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 90 डिग्री पे है, तो अंडर रूट f का स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर, और f की वैल्यू कितनी है, q इंटू ए। तो एफ नेट जो आपका आ गया, एफ नेट बोल दो या टेंशन बोल दो, टेंशन, और यही आपका क्या मिल गया, एफ नेट। तो टेंशन जो आ गया आपका अंडर रूट क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसे हम लोग क्या निकालेंगे, जी इफेक्टिव। बोलो जी इफेक्टिव कितना होगा, तो जी इफेक्टिव होगा एफ नेट डिवाइडेड बाई मास। नहीं, एफ नेट की वैल्यू बोल कितना है, तो एफ नेट की वैल्यू है अंडर रूट क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम। इसको भी अंडर रूट में डाल लो, अंडर रूट में डालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये समझ में आया। अब अंडर रूट में डालोगे तो यहाँ पे स्क्वायर कर दोगे, बात एक ही हो गया। अब इसको और सजा लो, बराबर होल अंडर रूट कर लो, तो क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर बाई एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। इसलिए जी इफेक्टिव आपको कितना आ जाएगा बाबू, जी इफेक्टिव की जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कट गया प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। तो टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई पढ़ा था, अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। तो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल बाई अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर बाई
एम स्क्वायर। नहीं, कह रहे हैं इक्विलिब्रियम कितने एंगल में मेंटेन होगा, वर्टिकल के साथ, तो वर्टिकल के साथ ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो tan थीटा इज बेसिकली वॉट, नहीं क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे जाएगा ना साहब, ऐसे, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, नहीं तो tan थीटा इज बेसिकली क्या होगा, ये f बाई एम जी हो जाएगा, डेट इज QE अपॉन एम जी। बहुत बार ये सब चीजें छोटी छोटी पूछा जाता है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स QE अपॉन एम जी, दैट्स इट, आंसर ये भी आपका क्या होगा आंसर। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो इस टाइप की वैरायटी भी आपको मिलेंगे, इसमें कोई खास बात नहीं है, सब में जी फैक्टर भी निकाल लेना है ना, कैसे भी करके जी फैक्टर भी निकाल लेना है। आओ नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। जैसे हम लोग स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम कर रहे थे, है ना, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में हम आपको थोड़ा सा चीज, कुछ नहीं है साहब, ऐसे ही है ना, थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देना चाह रहे हैं। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन ले लो कि ये स्प्रिंग है, ठीक है, और ये अपनी नेचुरल लेंथ पे है, और एक एम मास का एक ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस पे एक चार्ज दे देते हैं Q, ठीक है, और चार्ज देने के बाद इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट क्या मान लेते हैं K, ठीक है। चार्ज देने के बाद एक इलेक्ट्रिकल फील्ड हम ऐसे हॉरिजॉन्टली अप्लाई कर देते हैं। इनिशियली ये L लेंथ पे था, मान लो हम कह रहे हैं कि फाइंड द, क्वेश्चन आपसे पूछा फाइंड द मैक्सिमम सेपरेशन, ये मान लो वॉल, कुछ भी मान लो, वॉल मान लो। क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम सेपरेशन ऑफ ब्लॉक फ्रॉम वॉल। वॉल से इस ब्लॉक की मैक्सिमम सेपरेशन क्या हो सकती है अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया गया। ये अभी क्या है, नेचुरल लेंथ पे, स्प्रिंग अपनी किस पे है, नेचुरल लेंथ पे है, मतलब स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैक्सिमम सेपरेशन क्या होगा, तो सोचो पहले देख, मैक्सिमम सेपरेशन कहां पे आएगा, तो जहां पे साहब इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा, दैट इज द मैक्सिमम सेपरेशन, तो नहीं। इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सा आएगा, तो साहब यहां से कोई भी एक ये वाला पोजीशन आएगा, यहां से जहां पे इधर की ओर फोर्स लगेगा QE और इधर की ओर फोर्स लग जाएगा K इंटू एक्स, नहीं, और इक्वल होंगे। बोलो हाँ कि ना। तो ये आपका क्या मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सा मिल जाएगा, जहां पे नेट फोर्स जीरो होगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होगा, एफ नेट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब जितना स्प्रिंग फोर्स लगा रहे हो उतना ही हमारे क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होगी साहब। तो साहब इधर पीछे की ओर क्या लग रहा है, स्प्रिंग यहां से यहां तक इलोंगेट हो चुका है, तो पीछे की ओर क्या लग जाएगी, स्प्रिंग कितना इलोंगेट हुआ, एक्स, क्योंकि ये एल लेंथ तो क्या है, इसका नेचुरल लेंथ है, तो वहां पे कोई कंप्रेशन नहीं, इलोंगेशन नहीं है, तो नेट इलोंगेशन कितना हो जाएगा, एक्स लेंथ का इलोंगेशन होगा, तो स्प्रिंग फोर्स कितना लगा देगी, फोर्स के इंटू एक्स। शाबाश। तो बाहर की ओर कितना फोर्स लग रहा है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड तो कांस्टेंट है, तो बाहर की ओर तो फोर्स Q इंटू ई ही लग रहा होगा, तो इसी को ये क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेगा, तो ये अपना क्या होगा, मीन पोजीशन मिल जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि ये पार्टिकल इसके अलोंग क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, तो इसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कितना हो जाएगा, यही x, ये x जो आपको दिख रहा है ये आपको एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां मिलेगा, तो एट इक्विलिब्रियम k इंटू एक्स नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q इंटू ई, या एक्स नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगा, QE बाई K, ये आपको बताया भी था हमने, ठीक है। हम पूछ रहे क्या कि मैक्सिमम सेपरेशन क्या होगा, तो साहब देखो कि इस मीन पोजीशन से जितना ये इधर आएगा उतना ही ये क्या है, आगे भी जाएगा, तो एक लेंथ और भी इधर जाएगा, एक्स नॉट जाएगा, तो मैक्सिमम सेपरेशन यहीं पे आके रुकेगा, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी साहब। बोलो हाँ कि ना, नहीं, तो कह रहे मैक्सिमम बात समझ में आ रही साहब, ये ऑसिलेट करेगा,
इस मीन पोजीशन के बाद ऑसिलेट करेगा, तो यहां से यहां तक एम्पलीट्यूड है, तो ऑसिलेट करेगा तो यहां से आगे भी जाएगा, यहां से फिर पीछे आएगा, फिर यहां तक आएगा, यहां से इसी में ऑसिलेट करते रहेगा। तो मैक्सिमम ऑसिलेशन कितना हो जाएगा, यहां तक आएगा। जब अपने मीन पोजीशन से क्या होगा और एक एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा आगे, तो यहां से टोटल लेंथ यहां जाएगा, तो टोटल इलोंगेशन, मैक्सिमम सेपरेशन हम लिखेंगे, मैक्सिमम सेपरेशन जो होगा वो यहां से यहां तक लेंथ कितनी हो जाएगी, L प्लस 2x0। L प्लस 2x0 की वैल्यू कितनी है, 2QE/K। दिस इज योर आंसर, सिंपल सा चीज। अब कहोगे साहब क्या और भी तरीके, तो साहब बहुत तरीके हैं साहब, एनर्जी कंजर्व कर लो, है ना, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी आके क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, है ना, तो वही तो मैक्सिमम डिस्टेंस जाएगा ना, कि मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है। तो एनर्जी कंजर्व कर लो तो क्या लेगा, टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियली 0 है, यहाँ पे भी क्या है 0 है, फाइनली भी 0 हो जाएगी, तो टोटल वर्क डन, तो वर्क डन बाई कौन कौन सा होगा, स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर क्या होगा 0। तो वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स पीछे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो ये हो जाएगा हाफ K इंटू एक्स स्क्वायर। हम यहां से यहां तक के डिस्टेंस मान रहे, जो भी यहां से डिस्टेंस है, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कितना वर्क डन होगा, तो यहां से फोर्स भी इधर और डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो फोर्स कितना हो जाएगा Q इंटू ई, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा x बराबर क्या हो जाएगा 0, या QE इंटू एक्स इज इक्वल्स टू हाफ K इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इज बीइंग कैंसिल आउट बाई एक्स, या अल्टरनेटिव मेथड है, अल्टरनेटिव मेथड बाई एनर्जी कंजर्वेशन, है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम हम यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा K इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 2QE, या x बराबर कितना हो जाएगा 2QE/K। देख वही आया, ये x आ गया यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, इसलिए टोटल मैक्सिमम सेपरेशन कितना हो जाएगा, मैक्सिमम सेपरेशन कितना हो जाएगा L लेंथ, ये जोड़ देंगे क्योंकि दीवार से चाहिए, तो ये लेंथ L प्लस 2QE/K। दिस इज योर आंसर। तो आप जैसे मर्जी वैसे चला सकते हैं साहब, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। तो आप एक तरीके से ये भी सोच सकते हैं, अगर SHM आपको अच्छे से आता है तो आप ये कर सकते हैं, नहीं आता है तो साहब आप एनर्जी मेथड पे चल सकते हैं। तो आप जैसे मर्जी वैसे चलिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, बोलो कोई दिक्कत नहीं साहब, आगे बढ़ ले, शाबाश। देख कॉलिजन टाइप प्रॉब्लम आपको कैसे पूछेगा, आपको कॉलिजन टाइप प्रॉब्लम इसी में कराते हैं। देख कॉलिजन टाइप प्रॉब्लम में क्या होता है कि मान लो कि ऐसे एक सिस्टम है और ये अपना एक दीवार है, वॉल है, ठीक है, और एक बॉल है, यहाँ पे ब्लॉक है, इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड हमने दे दिया E, और इनिशियल ये ब्लॉक क्या था, रेस्ट में था। कहते क्या कि इसके लिए E की वैल्यू कितनी है 1, है ना, मतलब परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होगा। अब तो सोच कॉलिजन क्यों होगा, इस पे चार्ज भी कर लो, चार्ज Q मास M है, ठीक है। अब सोच कह रहा है क्या कि आपसे सिंपल पूछा कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, कह रहा है क्या, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। टाइम पीरियड कितना होगा साहब, ठीक है, कितना होगा टाइम पीरियड। तो सबसे पहले ये टाइम पीरियड होगा कि नहीं होगा, है ना, क्या करेगा, SHM करेगा नहीं करेगा, उन सब चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को डील करेंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको समझिएगा। सबसे पहले देख, अगर ये चार्ज पहले क्या था, रेस्ट में था, अब जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड में आया, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड आने से इस पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, तो इससे फोर्स लग जाएगा इधर की ओर, वो कितना लग जाएगा Q इंटू E, और जिससे कारण क्या होगा, पार्टिकल इधर जाएगा, और इधर जाएगा तो ये क्या करेगा, एसेलरेट करेगा, क्योंकि फोर्स लगने के कारण क्या करेगा, एसेलरेट करेगा। तो F बराबर कितना हो गया, Q इंटू E, तो एसेलेरेशन कितना हो जाएगा, QE डिवाइडेड बाई M। दिस इज द एसेलेरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, बोलो कोई दिक्कत नहीं।
तो ये सब तो एसोलेशन से क्या होगा, एसोलेट होते जाएगा जाएगा, फिर यहाँ पे लड़ जाएगा। लड़ेगा तो उस समय क्या होगा, चूंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो जिस वेलोसिटी से ये यहाँ पे लड़ रहा होगा, क्या इलास्टिक कोलिजन होने के कारण उसी वेलोसिटी से यहीं पे रिबाउंड कर जाएगा? एक बात समझ, चूंकि एनर्जी का कोई लॉस ही नहीं है ना, चूंकि E बराबर 1 है, तो जिस वेलोसिटी से, चूंकि वेलोसिटी बढ़ते जाएगी ना, एसोलेशन हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ते जाएगी, वेलोसिटी क्या है यहाँ पे वो बात की बात है, निकल जाएगा। लेकिन फिलहाल सोच कि साहब जिस वेलोसिटी से यहाँ पे टकराएगा E बराबर 1 है, इसका मतलब उसी वेलोसिटी से क्या करेगा, रिबाउंड कर जाएगा। अगर रिबाउंड कर जाएगा तो तू सोच इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर की ओर है और वेलोसिटी क्या होगी, इधर की ओर। एनर्जी का कोई लॉस फ्रिक्शन के द्वारा नहीं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे नहीं है। अब क्या होगा कि फोर्स आगे, वेलोसिटी पीछे, तो रिटार्डेशन हो जाएगा। तो जो एसोलेशन अभी था, क्या वही एसोलेशन अभी भी रहेगा, लेकिन वो क्या होगा, रिटार्डेशन में होगा। जितनी एसोलेशन से अभी इधर की ओर जा रहा है, क्या उतनी ही रिटार्डेशन से इधर भी जाएगा। तो यहां से जाते 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 और इस पोजीशन पे आएगा तो फिर से इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहां पे इसकी एनर्जी ज्यादा मिल जाएगी, लड़ने के बाद इसकी एनर्जी बढ़ गई, नहीं, लड़ने के बाद एनर्जी अगर बढ़ गई रहती तो साहब यहां पे ना रुकता, कहीं और आगे जाता। लेकिन जितनी एनर्जी यहां पे थी लड़ते समय, उतनी ही एनर्जी लड़ने के बाद भी है। सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट हो गया है, चेंज हो गया है। तो साहब इसी वेलोसिटी से यहां जाएगा बट रिटार्डेट होते जाएगा, और इसी रिटार्डेशन से रिटार्डेट होते जाएगा, इसी एसएस से रिटार्डेट होते जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा तो फिर से इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, इसी में जाएगा, लड़ेगा, जाएगा, लड़ेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते रहेगा इसी में, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहां से यहां तक का टाइम पहले निकाल लें, यहां से यहां तक का टाइम कितना लगेगा। तो टाइम के लिए अगर हम देखेंगे तो टाइम कितना होगा, तो टोटल डिस्टेंस यहां से मान लो कि ये गिवन है आपको, है ना, गिवन नहीं रहेगा तो कैसे होगा। ये डिस्टेंस मान लो L है, ये डिस्टेंस क्या है, L है। तो साहब सोचो S बराबर क्या लिखोगे, UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर लिखोगे। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन हाफ QE बाई M हो जाएगा इंटू टी स्क्वायर। इसलिए टोटल डिस्टेंस आ गया QE अपॉन M इंटू टी स्क्वायर, या T बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी S क्या है हमारी, L हो जाएगी। तो L इंटू एम बाई QE का अंडर, ये टाइम लग जाएगा कहाँ से यहाँ तक, है ना। तो तुम सोचो अब कहता है कि टाइम पीरियड क्या होगा, तो एक रिवोल्यूशन लगाने में जितना टाइम लगेगा, मतलब यहाँ से गया फिर यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से चलेगा तो फिर से रिपीट करने लगेगा अपने पाथ को, तो वन टाइम पीरियड क्या होगा, 2T। इसलिए टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन T बराबर कितना हो जाएगा, 2T हो जाएगा। तो 2 अंडर रूट L इंटू एम बाई Q, ये आपका क्या मिलेगा, आंसर, ठीक है। बहुत बढ़िया, निकाल भी लिए साहब कितना टाइम पीरियड होगा, सही बात है। अब हम आपसे पूछे कि साहब ये पार्टिकल क्या SHM करेगा, ये पार्टिकल क्या SHM करेगा। तो कहता है क्या कि ये पार्टिकल SHM करेगा, तो हमारे ख्याल से SHM नहीं करेगा। ये जो मोशन है, इस मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोग नहीं बोल सकते। दिस इज ए पीरियोडिक मोशन, दिस इज अ पीरियोडिक मोशन, ये पीरियोडिक मोशन हो सकता है, लेकिन आपका कभी भी SHM नहीं हो सकता है। क्योंकि SHM के लिए आपको क्या चाहिए, फॉर SHM F जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो हमेशा माइनस के इंटू एक्स के टर्म में होता है। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, माइनस के इंटू एक्स के टर्म में होगा, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स होगा, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो हमेशा Q इंटू ई ही लग रहा है, कभी भी एक्स के टर्म में नहीं है। इसलिए दिस इज नॉट अ हार्मोनिक मोशन, दिस इज नॉट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। बात समझ में आ रही। और सिंपल हार्मोनिक मोशन कभी देख, जहां से आता है सिंपल हार्मोनिक में क्या होता है, यहां देख, यहां पे वेलोसिटी 0 थी, यहां पे सॉरी यहां पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम होता है, यहां पे वेलोसिटी 0 हो जाती है, और यहां पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। बोलो कोई दिक्कत नहीं।
अब ये सिचुएशन में क्या हो रहा है साहब, ये तो कॉलिजन के कारण ये वहीं पे उसकी वेलोसिटी जो v थी वही वेलोसिटी साहब क्या हो रही है, यहाँ पे जीरो हो ही नहीं रही है, वहीं पे वेलोसिटी क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। एसएचएम में क्या होता था, यहाँ से पार्टिकल जीरो वेलोसिटी पे आती थी, फिर जीरो से फिर इधर वी मैक्स पे आती थी, वी मैक्स से फिर जीरो पे आती थी। तो ये था हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या हो रहा है कि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो ही नहीं रही है, यहाँ पे वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसलिए ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं सर, ऐसा क्वेश्चन पूछता है और आप ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को। टाइम पीरियड निकालने का मतलब ये नहीं है कि सारे पार्टिकल्स क्या करेंगे साहब, एसएचएम ही करेंगे, है ना। आओ, ऐसे बहुत क्वेश्चन आप एसएचएम में भी कर रहे होंगे। नेक्स्ट, जैसे देखो मान लो कि ये अपना एक्स एक्सिस है और ये अपना ऑरिजिन है, ठीक है। ये x बराबर 1 मीटर, ये x बराबर 2 मीटर, ये x बराबर 4 मीटर, ये x बराबर 8 मीटर, ऐसे ही आगे भी है, ठीक है। एक्स एक्सिस कह रहा है कि यहाँ पे चार्ज दिया गया है q, यहाँ पे माइनस q प्लस q माइनस q, ऐसे ही ऑल्टरनेट चार्ज आते जा रहे हैं। कह रहे क्या कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ intensity of electrical field at origin। मतलब कह रहे हैं आपसे क्वेश्चन कि यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये आपको क्या करना है, बताना है बाबू। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल। देखो है क्या कि हम आपको हर एक वैरायटी, थोड़ा सा लंबा चल रहा है ना, मुझे भी पता है कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक है काफी लंबा चल रहा है, क्योंकि अभी हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड में सही से एंटर भी नहीं किए हैं, है ना। तो क्या है कि पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। हम आपको हर एक पैटर्न पे क्वेश्चन कराना चाह रहे हैं कि साहब क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपसे छूटे नहीं। अगर आप इतना पूरा नोट्स अगर तैयार कर लेते हो तो दुनिया की कोई भी बुक पढ़ोगे बाबू, आपका सॉल्यूशन आपके पास होगा। ऐसा नहीं कि आपको सोचने का तरीका सोचना पड़ेगा, ठीक है। आओ देखो, कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है तो प्लस 1 कूलम का चार्ज निकाल के साहब क्या करो, फोर्स निकाल लो। आओ देखते हैं। तो जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द सेंटर होगा, इसके कारण यहाँ पे फील्ड के क्यू बाई आर का स्क्वायर, इसी कारण यहाँ पे फील्ड, तो देखो इसी कारण यहाँ पे फील्ड इधर की ओर होगा, लेकिन इस चार्ज के कारण यहाँ पे फील्ड इधर की ओर होगा, क्योंकि माइनस चार्ज है, इसी कारण इधर की ओर होगा। इसी कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर की ओर होगा, इसी कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर की ओर होगा, इसी कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर की ओर होगा, इसी कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर की ओर होगा। तो एक डायरेक्शन को एक साथ, एक दूसरे डायरेक्शन को एक साथ कर लेंगे। देखो इसी कारण माइनस कर लेंगे, तो इधर की पॉजिटिव मान लेते हैं, इधर की नेगेटिव मान लेते हैं। चलो आ जाओ। तो के क्यू बाई आर का स्क्वायर प्लस के क्यू बाई 4 का स्क्वायर प्लस के क्यू बाई 8 का स्क्वायर, ठीक है। या इलेक्ट्रिकल फील्ड का इंटेंसिटी, यहाँ पे के क्यू आप कॉमन ले लो, तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/8 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, ऐसे आपका चलते जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब सोचो ये सब किस में है, कुछ सीक्वेंस दिखाई दे रहा है साहब, किस में है? हाँ, ये जीपी में है। कोई पढ़ा है क्या? बेसिक मैथमेटिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं बाबू, उसमें ये सब चीजें पढ़ाई जाती हैं, इतना टेंशन नहीं लेना है। ये जीपी के फॉर्म में है, ठीक है। अगर जीपी के फॉर्म में है तो इनका कॉमन रेशियो क्या होगा, इनका कॉमन रेशियो क्या होगा, निकाल सकते हो। कॉमन रेशियो निकालना है, फर्स्ट सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो। कॉमन रेशियो के लिए इनका कॉमन रेशियो निकालते हैं। देखो कॉमन रेशियो होता है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ठीक है। सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म कर लो, वो आपका कॉमन रेशियो मिल जाएगा। तो सेकंड टर्म मान लो यही मान लो, तो सेकंड टर्म कितना हो जाएगा,
-1/2 का स्क्वायर बाई फर्स्ट टर्म 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा -1/4। कोई दिक्कत? ऐसे किसी में भी कर लो तो सब में वही आ जाएगा। इन दोनों में कर लो, इन दोनों में कर लो, इन दोनों में दिखाई दे रहा है। तो 1/4 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16 बाई 1/4, तो कितना आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा नहीं ये वाला, 1/16 इंटू 4, 4 चौक 16, तो कितना आ जाएगा -1/4। तो कॉमन रेशियो सबका सेम होगा, कॉमन रेशियो क्या होगा? सबका सेम होगा। बोलो कोई दिक्कत है? किसी का भी आप निकाल सकते हो। तो फर्स्ट टर्म डिवाइडेड सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म आप हमेशा याद रखो। कॉमन रेशियो के लिए क्या करेंगे? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, आपका आंसर निकल जाएगा कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो को हम लोग किससे दिखा रहे हैं बाबू? आर से दिखा रहे हैं, ठीक है। अब इसका जो समीशन होगा जीपी, इसका जो समीशन होगा, समीशन क्या रहता है इसका? समीशन जो होगा इसका समीशन जो होगा वो होगा 1/1 माइनस कॉमन रेशियो, ठीक है। समीशन इसका याद रखना है। समीशन क्या होगा? 1/1 माइनस आर। तो देखो क्या होगा इसका आंसर, वो सब याद रखना बाबू, है ना। नहीं याद होगा तो थोड़ा सा जीपी वगैरह पढ़ लेना हल्का फुल्का, है ना, जो आपका काम चल जाए। बेसिक आपको चल आना चाहिए। KQ इंटू 1/1 माइनस कॉमन रेशियो क्या है? -1/4। तो आंसर कितना आ जाएगा? या E बराबर आएगा KQ इंटू 1/, ये होगा 4, 1 5/4 आंसर। कोई दिक्कत नहीं साहब? आंसर सिंपल एकदम, कुछ है ही नहीं साहब। अगर आप बस एक बार सोच लो कि साहब हमसे बन जाएगा, तो क्वेश्चन बन जाएंगे। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बता रहे